देखिए पिछले 2 लेक्चर में हम आपका इन सीक्वेंस खत्म कर चुके हैं। अब आपका 3rd लेक्चर है इस किताब में। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। लेक्चर नंबर आपका 3rd है इस बुक में और स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज। हमने आपको पढ़ाया था कि सीक्वेंस आपका 7.5 नंबर का आना है, कम से कम 7.5 नंबर का। इनफाइनाइट सीरीज मेरे बच्चों आपकी कम से कम 10 नंबर की आनी है। इनफाइनाइट सीरीज कम से कम 10 नंबर की, ज्यादा से ज्यादा आपकी 15 भी हो सकती है, बट आपको 15 नंबर की करने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको छूट में भी निकालना होगा सवाल। तो ये मानकर चलें कि आपको 2 सवाल तो इसके करने ही पड़ेंगे, 5-5 नंबर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा रणनीति बनाकर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में सवाल हैं बहुत बड़े बड़े, और इतने बड़े सवाल हैं कि यदि आप करें या हम करवाएं यहाँ बोर्ड पर, तो घंटे में संभावना बस मैक्सिमम 2 सवालों की होती है, बड़े बड़े सवाल। और अगर आप उन्हें घर करोगे तो हो सकता है आप 5 कर लें बस घंटे में, क्योंकि यहाँ उतारने वगैरह में टाइम लगता है। सभी सवाल नहीं करने हैं, सिर्फ जिन सवालों पर मैं निशान लगवाऊंगा केवल आपको वही सवाल करने हैं। और बच्चों मैं कल आपके निशान लगा नहीं पाया हूँ इस चैप्टर में, तो निशान कल लगवाऊंगा। फिलहाल आज आप कुछ सवाल करेंगे और कुछ पहले प्रोसीजर समझेंगे कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज का सम कैसे निकाला जाता है, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, किस आधार पर हम करेंगे। तो बच्चों आज एक तो आपको पीडीएफ भेजनी है चैप्टर नंबर 5 की, आज भेजूंगा 6ठी की, हाँ चैप्टर नंबर 6 की पीडीएफ भेजनी है। और आपका सीक्वेंस का पीडीएफ आपके पास आ चुका है, और इस चैप्टर की भी मैं आपको पीडीएफ आज तुरंत पढ़ाने के बाद भेज दूंगा। देखिए जरा, इसमें फॉर्मूले दे रखे बच्चों, क्रमवाइज फॉर्मूलाओं की भी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। ये इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है बच्चों? तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज होती है इस रूप की होती है कि समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफिनिटी un। इसका मतलब क्या है? इसमें जो पदों की संख्या है मेरे बच्चों 1 से लेकर अनंत तक है। इसमें पद कितने हैं? 1 से लेकर अनंत तक पद हो सकते हैं। अब इसको जब हम डिटेल रूप में लिखें तो कैसे लिखते हैं? पहले n बराबर 1, और इसका मतलब होता है बच्चों समेशन का मतलब, इसको सिग्मा भी कहते हैं, समेशन भी बोला जाता है। तो समेशन का मतलब होता है कुछ पदों का सम, और कितने पदों का? n बराबर 1 से लेकर अनंत पदों का सम। तो u1, फिर दूसरा पद आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर 5वां आ जाएगा, और हमें नहीं पता कितने, क्योंकि अनंत लिखा हुआ है। ये तो हो गई इनफाइनाइट सीरीज। अब बच्चों इसको लिखे इनफाइनाइट सीरीज। इस चैप्टर का जो काम होगा आज के लेक्चर पर डिपेंड करेगा। मैं मान रहा हूं कि आज आपका बेस होगा इस चैप्टर का पूरा नहीं, 70% जो काम है उसका बेस आज, और उस पर आधारित सवाल स्टार्ट करेंगे। पूरे नहीं हो पाएंगे, मैक्सिमम 3 दिन का टाइम इस चैप्टर के लिए दिया जाएगा, आज कल और परसों। अब बच्चों आती है कि फाइनाइट सीरीज क्या होती है। फाइनाइट सीरीज क्या होती है आपकी? तो फाइनाइट सीरीज में यहां इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा, समेशन n बराबर 1 से लेकर कुछ फाइनाइट लिखा होगा। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ r लिख दिया, क्या लिख दिया? तो ये फाइनाइट नंबर है, इसके स्थान पर r का मान 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लिखा इसको u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड डॉट 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 प्लस u1। अब ये यहाँ खत्म हो गया, और r फाइनाइट है आपका। तो ये सीरीज है फाइनाइट और ये सीरीज है इनफाइनाइट। हमें इस सीरीज में क्या करना होता है? इस सीरीज में ये बताना होता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या फिर हमें
हाँ, यही चीज बताना है इस चैप्टर में कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब बच्चों लास्ट में फिर एक छोटा सा पार्ट है, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें से सवाल कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको बताऊंगा। उसमें फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सीरीज सेमी कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है। उसकी बात आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। तो इसमें क्या होता है, हम कैसे चेक करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तरीका तो ये कि जब सिंपल सॉल्व हो जाए, सिंपल चेक हो जाए। अब सिंपल चेक कैसे करते हैं बच्चों, दो तरीके होते हैं। एक तो सीरीज के n पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, या फिर उस सीरीज का nवां टर्म ज्ञात कर लेते हैं हम। ध्यान से सुनना, प्रोसीजर समझना है इस चैप्टर में। प्रोसीजर अगर आपने समझ लिया तो ये समझो चैप्टर समझ में आ गया। सवाल काफी लेंथी होते हैं इस चैप्टर के और आसान भी होते हैं कुछ। जिनमें स्टार्टिंग के टेस्ट लगते हैं वो आसान होते हैं, जिसमें लास्ट के टेस्ट लगते हैं वो लेंथी होते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, दो तरीके से चेक करते हैं, एक तो डायरेक्ट चेक हो जाता है और एक चेक होता है टेस्टों से। अगर सिंपल कोई सीरीज है, उसका एनवा टर्म वगैरह आसान है तो हो जाता है डायरेक्ट, अदरवाइज वो टेस्ट से होता है। बच्चों एक टेस्ट होता है कि यदि आपने लेट nth टर्म इज इक्वल टू un, माना आपने किसी भी सीरीज का nवां टर्म निकाल लिया un, क्या निकाल लिया, nवां टर्म un निकाल लिया, और इसकी लिमिट आपने निकाली, nवें टर्म की लिमिट निकाली और फाइनाइट बट नॉन जीरो आ गई। बच्चों क्या आ गई, फाइनाइट बट नॉन जीरो आ गई। दोनों तरीके हैं बच्चों। टेस्ट नंबर 1 दे रखा है, nवां टर्म निकाल लिया इनफाइनाइट सीरीज का, तो सीरीज un कन्वर्जेंट इफ, देखिए बच्चों ध्यान से, वही मैं बता रहा हूं, फाइनाइट। और फाइनाइट में कैसी, अगर जीरो आ गई, फाइनाइट में कुछ भी और नहीं चलेगा, 2 4 6 नहीं चलेगा, केवल फाइनाइट वैल्यू आ गई जीरो, तो फिर जो सीरीज है आपकी जिसका हमने nवां टर्म un निकाला है, ये सीरीज होगी देन समेशन बच्चों आपका n बराबर 1 से लेकर r, और ये कितना लिख दिया बच्चों मैंने, un, n में 1 से लेकर r तक जो सीरीज होगी ये क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब बच्चों ये टेस्ट फायदेमंद क्यों नहीं है, कि बस ये टेस्ट इतना ही बताता है कि अगर किसी सीरीज के nवें टर्म की लिमिट 0 आ गई तो कन्वर्जेंट है। अगर 0 नहीं आई, 1 आ गई, 2 आ गई, 4 आ गई, तो इस टेस्ट से हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हम नुकसान भी देखेंगे किसी टेस्ट का और फायदा भी देखेंगे। अब मान चलिए हमने किसी सीरीज का nवां टर्म निकाला और सीरीज है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा टर्म निकल रहा है, डायरेक्ट उत्तर हमें पता नहीं पड़ पाएगा। हमने मान चलो 10 मिनट लगाया उसको सॉल्व करने में और वो आ गया 2, तो हम तो कुछ उसका आंसर दे ही नहीं सकते हैं, क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा या क्या होगा। तो ये टेस्ट हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। हाँ, ये उस समय फायदे का सौदा है कि nवां टर्म आपका छोटा सा है और आपने दिमाग में ही इमेज कल्पना की कि हाँ भाई इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, और पूछ रहा है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो 0 आते ही हम लिख देंगे कन्वर्जेंट है, तो फायदे का सौदा है। लेकिन अगर टर्म काफी बड़ा है, nवां टर्म, सीरीज भी काफी बड़े बड़े टर्मों से बनी हुई है और उसका nवां टर्म भी बड़ा, और तुम तुरंत देखकर ये नहीं देख पा रहे कि इसकी लिमिट 0 होगी, तो बच्चों इस टेस्ट का अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। एक दूसरा टेस्ट है मेरे बच्चों कि हम SN निकाल लेते हैं। SN होता है सीरीज के nवें टर्म का, n टर्मों का योग। बच्चों सीरीज इनफाइनाइट है, इस सीरीज का कन्वर्जेंस हम पूछ रहे हैं, तो एक तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया क्या, कि सीरीज के n टर्मों का योग। क्या लिखते हैं हम, इफ यदि सम ऑफ, बच्चों अभी सिर्फ फॉर्मूला और टेस्टों का डिस्कशन चल रहा है, अभी सवाल नहीं शुरू हुए। इफ सम ऑफ, यदि सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग ऑफ एनी सीरीज, किसी भी सीरीज के n पदों का योग
क्या है, Sn है। देन तब सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ, अरे क्या देख रहे हो भाई तुम, अमन क्या देख रहे हो, अगर ये कोई वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, इन पदों के योग की लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एंड डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट होगी इफ यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn और इज इक्वल टू मेरे बच्चों प्लस इन्फिनिटी और या माइनस इन्फिनिटी। मैंने एक चीज अभी गलत लिखी हुई है, फाइनाइट तो आ जाए लेकिन नॉन जीरो आए। क्या है, ये सभी टेस्ट बहुत छोटे छोटे रूपों में इसमें भी लिखे हुए हैं, मैं आपकी पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलो इसमें जीरो कर लो शामिल, फाइनाइट आ जाए आपकी, तब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाती है, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट कहलाती, ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि यदि हमारा यहां से भी हमें बहुत बड़ा लगता है कैलकुलेशन करने में, या डायरेक्ट हम ना निकाल पा रहे हो लिमिट, क्योंकि बहुत से केसों में डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर उसमें हॉस्पिटल वगैरह रूलों की यूज होता है, या टेस्ट फेल भी होते हैं बहुत से केसेज में, तो फिर क्या करें, फिर बच्चों स्टैंडर्ड टेस्ट लगते हैं। लेकिन अभी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, अभी स्टैंडर्ड टेस्ट से पहले एक और आता है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी सीरीज कह देते हैं, और इसी का नाम ऑक्सिलरी टेस्ट भी कह देते हैं। और बच्चों इसमें दूसरा नाम भी लिखा होगा, इसमें पी टेस्ट लिखा है इसका नाम, ये भी ठीक है बच्चों, इसमें क्या नाम लिखा है इसका, पी टेस्ट। बच्चों देखिए फर्स्ट टेस्ट तो उसके लिए लिखा है, इस वाले के लिए लिख दिया टेस्ट फर्स्ट टेस्ट सेकंड, या आगे पीछे, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, किसी को भी नंबर ही कुछ भी दे सकते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज या पी टेस्ट क्या होता है बच्चों, बाद में इसमें एक सीरीज होती है इस रूप की, समेशन 1/n की घात होगी। अब n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है नंबर है, p कुछ भी हो सकता है, क्या लिखा है उसमें, समेशन 1/n की घात कितना, p। अब बच्चों देखिए इसको डिटेल में अगर हम लिखें तो इसमें डिटेल में लिखा जाएगा 1/1 की घात p। क्यों, क्योंकि ये कोई सीरीज इनफाइनाइट, r बराबर नहीं, n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट, कितनी है, इनफाइनाइट सीरीज है आपकी। तो इसमें हमने देखा 1/1 की घात p, 1/2 की घात p, क्योंकि नेचुरल नंबर, 1/3 की घात p, 1/4 की घात p, एंड डॉट डॉट 1/n की घात p। और बच्चों इनफाइनाइट है इसलिए अभी खत्म नहीं, तो हमने इसका n निकाल लिया, ये un इक्वल टू 1/n की घात p। अब यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और 1 से छोटी या बराबर है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक। तो ये बच्चों कब यूज करने हैं, सवाल बहुत बड़ा आ गया और उसमें बीच में ऐसा केस यूज हो गया तो इसको दोबारा से डिटेल करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखोगे, देन तब सीरीज इज कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट सीरीज, बच्चों पूरा नहीं लिख रहा हूं, चैप्टर तो मैं बताइए इनफाइनाइट ही चल रहा है। तब सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 2। समझ में आया, ये तीनों टेस्ट स्टार्टिंग के जो थे वो लिखवा दिए बच्चों मैंने। अब डाइवर्जेंट सीरीज इसमें अलग बना हुआ था तो मैंने अलग न लिखकर यही समझा दिया तुम्हें।
किसी सीरीज के n पदों के योग की लिमिट निकालोगे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाती है, तो सीरीज कैसी कहलाती है? डायवर्जेंट कहलाती है बच्चों। ये लिख दिया आपको। अब बच्चों इसके बाद आता है कंपैरिजन टेस्ट। क्या आता है इसके बाद? कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट देखिए, अब हमने यहाँ अपने स्टैंडर्ड टेस्ट लगाने शुरू किए हैं। ये टेस्ट क्या क्या है, कैसे कैसे लगने हैं, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए इन टेस्टों का सीक्वेंस क्या है, कब कौन सा टेस्ट है। यहाँ तक तो खैर ये सिंपल ही है। अब है मेन टेस्ट। अगर आपका n मॉडर्न सी सीरीज का पड़ा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा। आपके पास सीरीज इस रूप की होनी चाहिए, UN/VN की रूप की। मतलब जो nवा टर्म है उसमें आप अलग अलग ऐसे तोड़ सकते हो, nवे टर्म को ऐसे तोड़ सकते हैं UN और VN के रूप में। एक साथ अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, अगर कर भी पा रहे हैं तो बड़े तरीके से हुआ है, तो आपको इस तरीके से अलग अलग तोड़ के लिखना है, एक UN और एक VN। तो बच्चों ये, और सीरीज इनफाइनाइट है बच्चों, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना बार बार बोलूंगा, फाइनाइट भी बोलूं तो इनफाइनाइट समझेंगे आप। तो यहाँ n/1 से लेकर इन्फिनिटी UN/VN। तो ये जो सीरीज होगी, ये जो कन्वर्जेंट जब होगी, जब, या अभी इसको मत लिखो, ये वाली आपकी सीरीज है, और इस टेस्ट को लगाने से पहले आप देखेंगे कि UN/BN की लिमिट जो है, UN/BN शॉर्ट में लिख रहा हूं, फुल डिटेल नहीं लिख रहा हूं, डिटेल अपनी किताब से या इससे याद कर लेना। UN/BN पर आप लिमिट लगाते हैं और ये आ जाती है फाइनाइट एंड नॉन जीरो। क्या आता है? फाइनाइट और, ये चेक करना पड़ेगा बच्चों, फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाता है। देन तब सीरीज जो होगी मे बी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट, मतलब दोनों ही हो सकती है। लेकिन अब पता कैसे चलेगी कि ये सीरीज फिर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वो पता चलेगी इसके आधार पर, DF के आधार पर। इफ यदि समेशन BN, मतलब जो BN से बनने वाली सीरीज होगी, इज कन्वर्जेंट, यदि ये कन्वर्जेंट है, देन तब जो टोटल सीरीज होगी समेशन UN, बच्चों इसको भी तोड़ा जाएगा, UN में से ही तोड़ा जाएगा, BN जो है निकाला जाएगा, अलग से नहीं आएगा, उसी में से तोड़कर लिखा जाएगा। तब जो गिवन सीरीज होगी आपकी समेशन UN इज आल्सो कन्वर्जेंट। और इफ यदि समेशन आपका, एक काम कर रहा हूं मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखे दे रहा हूं, आपके पास जनरल टर्म है ये कैपिटल UN, क्या है? कैपिटल UN। इसको आप ऐसे तोड़ेंगे स्मॉल UN/VN, मतलब दो टर्मों के रूप में, फिर उसका आप लिमिट निकालेंगे, फाइनाइट नॉन जीरो आना चाहिए। फिर आपकी ये वाली सीरीज जो है किस पे डिपेंड करेगी? इस VN पे डिपेंड। हालांकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा ध्यान रखना है, याद ऐसी ही लेना जैसा बुक में लिखा हुआ है। तो BN अगर आपकी कन्वर्जेंट है तो ये समेशन UN, मतलब जो भी आपको दिया है वो भी कन्वर्जेंट होगी। अगर समेशन VN डाइवर्जेंट है तो ये जो गिवन है वो भी आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इफ यदि समेशन VN इज डाइवर्जेंट देन तब एक लाइन में बोले दे रहा हूं, गिवन सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। कहने का मतलब किस बात पर डिपेंड करेगा? इस BN पर डिपेंड करेगा। और एक बात आपसे कहूं बच्चों, BN जो है आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा 1/n की घात p के रूप में लेने की कोशिश क्या रखनी है तुम्हें कि जो BN आए वो 1/n की घात p के रूप में आए। मतलब 1 की जगह 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा।
और यहाँ पर ई का मतलब घात। अब ये घात एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है। मतलब इस रूप का अगर आ जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, 2 लाइन में आपका आंसर है। और अगर ना आ रहा तो मजबूरी है फेल लेने की। तो मैं फिलहाल 3 टेस्ट से सवाल समझाऊंगा। एक मैंने क्या लिखा, कंपैरिजन टेस्ट, एक लिखूंगा कोची रूट टेस्ट और एक समझाऊंगा रेशो टेस्ट। आज इन 3 टेस्टों का डिस्कशन करेंगे। देखिए आप फोटो क्लिक कर लीजिए। आवाज बंद करते हुए फोटो खींचो भाई, बात नहीं करेंगे, बात बंद करेंगे। कोची रूट टेस्ट और आपका रेशो टेस्ट, ये 2 टेस्टों का डिस्कशन और कर रहा हूँ। भाई बात बंद कर लो यार। क्या क्लिक फोटो, ये काम आपका ही है कि लड़का अपने ग्रुप में डालेंगे तुरंत पढ़ने के बाद, और लड़कियां एक अपने ग्रुप में डाल देंगे। देखिए अगला टेस्ट है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट, जरा आवाज बनाए। कोची रूट टेस्ट में बच्चों सबसे पहला इफ समेशन यूएन इज एन इनफाइनाइट सीरीज। कैसी सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज। ये सब इनफाइनाइट सीरीज के लिए है काम। इनफाइनाइट सीरीज आप चेक कर रहे हैं कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिए इफ यदि आप लिमिट निकालेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन की घात 1/n, जो भी आपका इन्वर्टर में है उसकी घात 1/n करेंगे। भाई बिल्कुल इंक खत्म हो गई है, सभी मार्क करोगे आना। कोई भी आ जाओ, जिसपे आती रहो तुम आ जाओ, तुम बैठे डाल दो। देखिए बच्चों, यदि इसकी लिमिट आती है तुम्हारी निकल के एल, क्या आती है, देन तब सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एल इज लेस देन 1। यदि ये निकल कर आती है लिमिट तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब एल का मान 1 से छोटा है। एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, पेपर में आपके में डेफिनेशन भी आ सकती है, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, या टेस्ट तो बच्चों जरूर संभावना है आने की 2.5 नंबर में। ये 6-7 टेस्ट हैं, इनमें से एक टेस्ट की डेफिनेशन जरूर पूछता है। डिफाइन कोची रूट टेस्ट या डिफाइन कंपैरिजन टेस्ट या डिफाइन डी मॉर्गन अल्मबर टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो टेस्ट इंपोर्टेंट है वो है रेशो टेस्ट। चल गई एक आदमी में। देखिए इस रेशो टेस्ट पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अपनी कंफ्यूजन दूर करना। बट बच्चों इसके 2 नामों से जाना जाता है, या तो रेशो टेस्ट या फिर लिखेगा डी अल्मबर्ट रेशो टेस्ट। कहने का मतलब ये है, ये रेशो टेस्ट तो जरूर शब्द में लगाएगा, या तो खाली इस नाम से बोलेगा रेशो टेस्ट है, या पूरा नाम से बोलेगा डी अल्मबर्ट रेशो टेस्ट। इसको 2 फॉर्मों में यूज कर सकते हैं आप। कितनी फॉर्मों में यूज कर सकते हैं? 2 फॉर्मों में बच्चों। देखिए 2 फॉर्मों में कैसे यूज कर सकते हैं। इफ समेशन यूएन इज, आवाज नहीं, इफ समेशन यूएन इज एन इनफाइनाइट सीरीज। कैसी सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है। देन तब एंड लिखो, एंड
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बटे un इज इक्वल टू n। अगर ये चीज आती है देन तब सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? जब n का मान 1 से छोटा होगा। एंड डाइवर्जेंट होगी इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन सही ये भी है, इसमें भी डाल दो, सही ये भी है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में गलती से ऐसा भी कर जाते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस 1, इसकी लिमिट n, ऐसा भी कर जाते हैं। तो अब l इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? अगर ऐसा निकालते हैं if इतने इक्वल टू इतने, देन तब सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने इसको प्रीफरेंस पहले क्यों दी, आपके चित्र में जो मेरे हाथ में लगा हुआ है ये लिखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने प्रीफरेंस इसी को दी है उल्टा करके। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए नहीं, यहाँ तो 1 से छोटे के लिए कन्वर्जेंट है, सर ने यहाँ 1 से बड़े के लिए कन्वर्जेंट लिखवाया है। ठीक, तो आपके सामने एक सा स्थिति है, इसलिए मैंने प्रीफरेंस इसको ही दिया है। लेकिन आपको पता ये भी होना चाहिए कि अगर हम पहले un करते हैं अंश में अर्थात न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में un प्लस 1 लिखते हैं, तो आपका फिर कन्वर्जेंट होगा 1 से बड़े के लिए और डाइवर्जेंट होगा 1 से छोटे और बराबर। समझ में आ गया नहीं? तो याद रखना है बच्चों, ये टेस्ट हुई आपको। क्या टेस्ट हो गया आज? कोचिंग टेस्ट हो गया और आपका ये डीएलएम टेस्ट हो गया और एक आपका कंपैरिजन हो गया और बाकी छोटे छोटे 2-3 लिख दिए। हाँ यार बुक का नाम है, मैंने देखी घर है बुक भरते में लगी। ठीक है, तो हम लोग तेरी संगात मानो आज नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो अब मैं फोन कर दूंगा और वो भरते ही गया। देखिएगा आवाज नहीं बच्चों, तो जरा देखना बच्चों सभी विद्यार्थी, आप इन तीनों टेस्ट पर और उन पर आप सवाल करते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, फोटो क्लिक कर लूंगा इसका, जल्दी करो सवाल करो भाई बच्चों जल्दी। करूं मैं रफ? इन पर आधारित सवाल 2-2 सवाल करवाऊंगा बच्चों में हर टेस्ट के, आपको 2-2 हक रहेंगे। और फिर उसके बाद देखिए किताब में तो पता नहीं चलेगी कौन सा सवाल आया है, इसलिए मैं इनमें से लेता हूँ आपके सवाल। भाई बात बंद कर लो सभी विद्यार्थी। देखिए ये जो सवाल है आपका मेरठ में आया है और ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, 2013 और 14 में आया है और इसका एनवा टर्म दिया है, क्या दे दिया? n की घात 3 + 1। बच्चों आवाज कर लो बंद। छोटा सा सवाल, पहले ही बड़ा सवाल नहीं ले रहे। कोई सीरीज है आपकी किताब में भी होगा जरूर उदाहरण वगैरह में, और आपका ये चित्रा में है सवाल, आपका देख लेना।
अगर आपको पता हो तो कहाँ बताना, किसी ने देख लिया? A47 एग्जाम्पल होगा शायद, 9वां एग्जाम्पल है। ऐसे ही थोड़ा ट्रिक से चलेंगे, क्या किताब का भी हो इसका भी हो। तो बच्चों n टर्म कोई सीरीज नहीं लिखी, सीरीज नहीं लिखी, 3 बैठे हो तुम यहाँ सीट पे पूरी है और यहाँ पे परेशान बैठे हो। चल के मेरा काम है बैठाने को तुम्हें। आपको सीरीज नहीं दे रखी है, उसका n टर्म दे रखा है और बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमें सीरीज भी दे रखी होती है तो पहले उसका n टर्म निकालना सीखना होता है। आधे बच्चे निकाल लेते हैं और आधे बच्चों पर नहीं निकलता है, तो उसको भी सिखाऊंगा। अगर सीरीज दे रखी हो तो n टर्म कैसे निकालूंगा। तो बच्चों आपको पहले इसको सरल करना है, या फॉर्मूला खोलना है, या करनी सॉल्व करनी है जैसे भी, और इसको सिंपल फॉर्म में करना है। यहाँ तो अभी ये किसी भी फॉर्म में नहीं दे रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म का। देखिए बच्चों, अब सरल करना है तो सरल करने के लिए आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, और फॉर्मूला कई सारे पढ़ रखे हैं। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, n की घात 3। अगर n की घात 3 को कॉमन ले रहा हूं तो होल घात है 1/3, इस पर आ जाएगा 1/3, यहाँ बचेगा 1, n की घात 3 ले लिया ना कॉमन। अब यहाँ n की घात 3 है नहीं तो भाग चला गया, कोई कॉमन का अंतर होता भाग देना, होल घात 1/3 है और माइनस कितना बच्चों n। अब आप एक बात देखो, घात की घात में गुणा करूंगा तो n बचेगा केवल, और यहाँ आपका फॉर्मूला बन रहा है। पहले तो मैं n सबसे कॉमन ले रहा हूँ, 1 + 1/n की घात 3 की होल घात 1/3 और माइनस 1, और फॉर्मूला बन रहा है 1 + x की होल घात n का। किसका बनना है? 1 + x की घात n का। और 1 + x की घात n का जब फॉर्मूला बन रहा है तो बच्चों आपको सबको पता होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, n(n-1/2 फैक्टोरियल इनटू x², एंड डॉट डॉट इस तरीके से चलता है। तो 1 + n के स्थान पर ज्यादा देखो 1/3, और x के स्थान पर आप देख रहे हैं 1/n की घात 3 है। फिर फॉर्मूला में n × n-1, n के स्थान पर 1/3, फिर 1/3 - 1, और बटे आपका 2 फैक्टोरियल और इनटू x², और x के स्थान पर ये, और इसकी घात करोगे 2, 1/n की घात 6 लिख दिया मैंने, और लिखिए एक टर्म बस n n-1 n-2, n के स्थान पर n का मान लिख दे रहा हूँ, और बटे में कितना 3 फैक्टोरियल और x की घात 3, और बच्चों इसकी घात 3 करूंगा तो 1/n की घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और कहाँ तक लिखेंगे कोई लिमिट नहीं, इसलिए मैंने इतना लिख दिया। और बच्चों यहाँ -1 लिख दिया, 1 से ये 1 कट जाएगा जब सरल करेंगे तो आपके पास n बचेगा, ये 1/3 n की घात 3 हो जाएगा। इसको जरा सरल करो, 3 × 3 -2 है, और माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस कर दिया, 2 कितना हो जाएगा ये आपका 3 × 9, और गुणा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और ये 1/n की घात 6। इसको देखिए 1/3 माइनस का 2/3 और 3 नीचे -5/3, और बच्चों 1/3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, और ये आपका n की घात 9, यही गुणा करके लिख दिया मैंने। बहुत है इतना ही। आगे देखिए, और ये चल क्या रहा है हमारा, un को सरल कर रहे हैं बस हम अभी। un n 1/3 n की घात कितना 3, देखिए 2 से 2 कटा, कितना बच गया -1/9 n की घात 6, 9 n की घात 6। यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, ऊपर क्या बचेगा 5 प्लस का, और नीचे देखिए क्या 3 दिया 9, ये 27, 27 दिया 81, और n की घात कितना 9।
और बच्चों अब आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देखिए इसमें से 1/n³ कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे हम तो आप देख रहे हैं इसमें क्या n इंटू 1/n³, 3 1/3 1/9 n³, और 5/81 n³ कितना 6। अब आप एक बात बताएंगे, एक घात काटेंगे तो 1/n² हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/9 n³ 3 प्लस 5/81 n³6। बच्चों फॉर्म बनती हुई दिख रही है, ये पूरे इस un का मान है। और मैंने क्या बताया था कि आपको टेस्ट परीक्षण करना है तो un/bn की फॉर्म बनाए, और मैंने बताया था bn 1/n³ p का रूप लें तो आपको कॉमन अलग से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आप क्या लिखेंगे हेयर, यहाँ लेट माना bn = 1/n²। अब बच्चों डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ऑक्सिलरी टेस्ट कर रहा है, 1/n³ p की फॉर्म है, p का मान 2 है, 2 1 से बड़ा है, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट होगी है। अब बच्चों लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसको लगाने से पहले un/bn की लिमिट चेक करनी है आपको, और मैंने देखिए ध्यान से un का पूरी की पूरी वही होगी जो दे रखी है n माटर उसी से। तो अब क्या लिखोगे, वी हैव हम रखते हैं किताब में। बच्चों अगर तुम किताब से देख रहे हो या एग्जाम्पल उससे मॉडल वगैरह से देख रहे हो तो देख रहे होगे छोटा सा कर दिया है, किताब में तो डायरेक्ट लिखता है चीजों को, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्लियर समझाना पड़ेगा। कभी ये कहो किताब में छोटा है सर जी ने तो बहुत बड़ा बताया है। 1/3 माइनस 1/9 n³, और ये 5/81 n³6। n डॉट डॉट बच्चों यहाँ जगह कम है, डॉट डॉट है, और बटे में vn की वैल्यू 1/n², इससे ये कैंसिल। The limit n tending to infinity 1/3 माइनस 1/9 n³, और 5/81 n³6 माइनस डॉट डॉट। अब n बराबर आप इन्फिनिटी रखोगे, 1/3 देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n बराबर मैंने यहाँ इन्फिनिटी रखा, कभी ना कभी बताया होगा इन्फिनिटी किसी ने गुणा करता हूँ इन्फिनिटी, वर्ग करता हूँ इन्फिनिटी, घातीय करता हूँ इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट नंबर में भाग देता हूँ तो 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, 1/3। और मैंने क्या बताया था, इसका मान फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए, तभी ये टेस्ट अप्लाई है। कंपैरिजन टेस्ट कब अप्लाई है, जब un/bn की लिमिट फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए, फाइनाइट हो लेकिन जीरो ना हो। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/bn, यहाँ लिख दोगे फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो ये टेस्ट एप्लीकेबल है, कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है, तो लिख दोगे। अब देखो हेयर, यहाँ समेशन bn सीरीज क्या बनेगी, समेशन मतलब सीरीज बनानी है, समेशन bn की वैल्यू कितनी 1/n³, तो इसकी क्या लिखोगे बच्चों, जगह कम पड़ गई अब हमारे पास, पहला इतना ही फोटो क्लिक करो आप, इतना फोटो क्लिक करिए, इतना फोटो आप क्लिक करें बहुत जल्दी। भाई बात बंद, हो गया फोटो क्लिक। बच्चों दोबारा समझना है क्या, किसी को रफ करने से पहले दोबारा किसी को समझना है, अगर दोबारा देखना हो तो अपने वीडियो चलाकर दोबारा देख लेना, और यही समझना हो तो ऐसे ना, अगर यही समझना हो तो यही बताओ, दोबारा पूछ रहा हूं मैं। तो उसका तो मैंने
देखो हंसते तुम जब जब मैं तुमसे कह देता, तुम पूछ रहे होते सर जी दोबारा, मैं कह देता कि वीडियो चल में पढ़ लेना। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा समझना यार, आप जब नहीं गए तो फिर बाद में जब जरूरत देख लेना। अब देखिए इक्वेटिंग, तुलना करने का, किसकी? समेशन वीएन की 2 किससे बच्चों? समेशन वीएन का पूरा मान लिखो। क्या आया है? समेशन 1/n/2 समेशन जनरल फॉर्म क्या होती है? 1/n की हद तो p बराबर क्या है? 2 और 2 क्या है? 1 से बड़ा है। सो बाई या तो लिख दो p टेस्ट या लिख दो ऑक्सिलरी टेस्ट, ठीक, ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। बच्चों थ्योरी लिखनी पड़ती है इन्हें, कन्वर्जेंट। और समेशन 1/n² कन्वर्जेंट तो इंप्लाइज क्या करेगा? समेशन वीएन कन्वर्जेंट। इतने इज कन्वर्जेंट। और मेरे प्यारे बच्चों अगर समेशन वीएन कन्वर्जेंट तो टोटल जो गिवन सीरीज थी वो भी कैसी? कन्वर्जेंट। देन इंप्लाइज द गिवन सीरीज, और कौन सी? समेशन यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। एक बात बताऊं तुम्हें, आंसर तो हम पलक झपकते ही पता कर लेते हैं इन सवालों में, लेकिन लिखते नहीं है। लिखना यहीं आके पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर करना। समझ में आ गया नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो हमने टेस्ट लगाया है, बेशक ये इस फॉर्म की सीरीज है, ऑक्सिलरी सीरीज है, अगर ये वाला 0 आ जाता, इसका मान जो मैंने निकाला ये मान ला के 0 आ जाता या कोई फाइनाइट वैल्यू ना आती तो ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, फेल हो जाता, और फिर इसके आधार पर देखा गया रिजल्ट आपका गलत हो जाता। समझ में आ गया? इसलिए पूरा प्रोसीजर से चेक करना है आपको। तो बच्चों अब मैं इधर से ग्राफ कर रहा हूँ, और फोटो अभी क्लिक मत करना, नहीं दोबारा करोगे फिर पूरा बोर्ड हो जाए तब एक क्लिक करना। एक सवाल हो गया इस टेस्ट का। अब एक सवाल देखोगे बड़ा इस टेस्ट का, और ऐसा सवाल जिसमें आपको n टर्म निकालना पड़े, जिसमें आपको n टर्म निकालना पड़े। आवाज ना करें बच्चों। एनवे टर्म निकाल के तो सब सवाल उसके बना रहे हैं, रेशो टेस्ट वगैरह के। बुक से देखो कोई सवाल बच्चों में, आवाज नहीं करें। इसमें भी रेशियो है, इसमें भी रेशियो है। एनवे टर्म जिसमें निकालना पड़ता है ज्यादातर रेशो टेस्ट ही बनता है। रेशो टेस्ट या कोची रूट टेस्ट कैसे बनते हैं क्या बता? आवाज नहीं। चलिए बच्चों हम कोशिश करते हैं एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 लेकर। कौन सा लेकर? देखिए शायद ये बन जाए। एक्सरसाइज का सवाल है, और बच्चों एक एक्सरसाइज का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला सवाल तो जरा सा है, आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा सवाल लिखकर क्या 1 × 2/3 का वर्ग × 4 का वर्ग। बच्चों सब सवाल करने नहीं होंगे, जिन सवालों पर मैं निशान लगाऊंगा वही करनी है, अगर इतने कम समय में सफलता प्राप्त करनी है तो। देखें ये सीरीज है, इस सीरीज का परीक्षण करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डायवर्जेंट है। बच्चों इस सीरीज का जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें n टर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? n टर्म पता होना चाहिए। n टर्म निकालना है। जिन विद्यार्थियों को नहीं आते n टर्म निकालने, उनको देखो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? समांतर और गुणोत्तर आनी चाहिए, तभी n टर्म निकाल सकते हैं। नहीं आती तो आप मुझे बता दें, मैं कंडीशन लिख दूंगा। तो देखिए nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज
बच्चों UN इज इक्वल टू, चेक करिए कैसे निकलेगा, जो अंश है मतलब न्यूमरेटर है वो दो दो पदों के गुणनफल से बना हुआ है। तो पहला पद क्या है, 1 3 5। पहला पद क्या है, एक। पहले पद का पहला टर्म 1, यह 3, यहाँ 5। तो जब हम nवां टर्म लिखेंगे यहाँ उसमें क्या आएगा, 1 3 5। देखिए सीरीज कैसी है, AP है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का nवां टर्म होता है a + n-1 × d, जहां d सार्वांतर होता है। हिंदी में बोलते हैं हम इसको कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस। हाँ मतलब बात समझा करो। देखिए हिंदी में बोलते हैं हम इसको सार्वांतर और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी और ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, ए। एनवा हमें निकालना है पद, तो एन हमें पता नहीं है। और डी क्या है, देखो अंतर पदों का लगातार, कभी विशाल एस करने लगो, पहले में तीसरा घटा दो, लगातार अंतर देखना है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, समान है। और ए की वैल्यू कितनी है, 1 + 2n-2, तो 2n-1। तो बच्चों पहले आ जाएगा यहाँ 2n-1। ये किसके लिए आया, 1 3 5 के लिए। अब लाना है 2 4 6 के लिए। किसके लिए लाना है, 2 4 6 के लिए। जो विद्यार्थी अच्छे हैं पढ़ने में वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे इन टर्म लिखने में, बस 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ये उनके लिए समझा रहा हूँ जो मजे लेने वाले विद्यार्थी हैं। जैसे 12वीं में एक लड़का कह रहा, मैं उसे समझा रहा था, डांट रहा था, तो ये कह रहा सर जी जिंदगी दी है भगवान ने तो मजे भी लेने चाहिए थोड़े बहुत। तो ऐसे बच्चों के लिए ये प्रोसीजर है, थोड़ा समझे। और मजे जिंदगी में बस एक ही बार ले सकते हैं, या तो 25 साल से पहले या 25 साल के बाद। अगर स्टार्टिंग के 25 ईयर आपने मजे लिए हैं तो लास्ट के जब तक आप जिंदगी जिएंगे स्ट्रगल करेंगे जिंदगी में, और स्ट्रगल ऐसा करेंगे कि हर दिन हताश होंगे। और अगर तुमने स्टार्टिंग के 25 ईयर्स मेहनत की है तो जब तक आप अपनी लाइफ में जिएंगे तब तक मजे लेंगे, और देखकर देखने वाले जलेंगे भी। और अगर स्टार्टिंग के 25 ईयर मजे लिए हैं तो जो बाकी पूरी जिंदगी है जो आपके देखने वाले हैं वो आपको गाली देकर चलेंगे। इसलिए थोड़ा मेहनत करें बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी 25 ईयर आने में बहुत साल बाकी है तुम्हारे लिए। 2 4 6 कैसी सीरीज बन रही है, GP बन रही है। और GP का nवां टर्म निकालते हैं, चेक करिए बच्चों, 4/2 2। और बच्चों GP नहीं, और 6/AP है, ये भी GP नहीं है, ये भी AP है। तो 2 + n-1 × d, 2। तो 2 + 2n-2, 2 0। बच्चों इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप पढ़ने वाले होते तो डायरेक्ट देख सकते 2 4 6 है। पहले पद में 2 से गुणा, दूसरे में 2 से गुणा, तीसरे में 3 से गुणा, n-1 निकाल रहे हैं तो n-वां पद भी 2 × n आ जाएगा। लेकिन मैंने समझा कर किया है जिससे कोई ये ना कहे सर जी कह देते डायरेक्ट कर लो। अब इस पर देखिए, पहला पद देख रहे हैं 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो वर्ग किसका, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब तुम्हें चाहिए nवें पद में, तो 3 5 7 पहले इसका nवां पद निकालो और उसका पद कर दो। तो देखिए 3 n-1 × d 2 है, तो 3 + 2n-2, 2n + 1, और इसका क्या हो जाएगा 2n + 1 की घात 2 × अब इसके लिए 4 6 8। तो देखिए 4 6 8 डायरेक्ट समझ जाओगे। इसमें 2 कॉमन आ रहा है 4 6 8 में से। 2 कॉमन अगर आ रहा है तो देखो 2 तो 4 में से बचेगा, 6 में से क्या बचेगा 3, और इसमें से क्या बचेगा 4। 2 सबके बाहर है, और इसका जब nवां टर्म लिखेंगे तो n+1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n+1, क्योंकि देखो पहला पद 1 से 1 ज्यादा, दूसरा पद 2 से 1 ज्यादा, तीसरा पद 3 से 1 ज्यादा, तो nवां पद भी n से 1 ज्यादा, n+1। तो ये हो जाएगा 2n+2। और अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं ऐसे तो तरीका वही, सीरीज है आपकी कितनी 4 6 8। पहला पद 4, nवां पद तुम्हें चाहिए n-1, और d कितना है आपका 2। 4 + 2n-2, 2n+2, 2n+2 गुणा। लेकिन सभी पर स्क्वायर है तो nवें पद पे भी स्क्वायर ही आएगा,
2n प्लस 2 की घात 2। अब बच्चों देखिए, इधर से मैं रफ कर रहा हूं, देखिए इसमें इस सीरीज में टाइम ऐसे होता है कि पता नहीं कहां गया टाइम। अगर आपका कोई वेरिएबल टर्म नहीं है यहाँ, मतलब एक्स वाई जेड नहीं है, एन तो चर में आ जाएगा, इनमें 1 2 3 फिर रखेंगे, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ ऐसा टर्म नहीं है, और आपने यूएन निकाला है, तो सवाल रेशो टेस्ट से हो जाएगा, सवाल रेशो टेस्ट से हो जाएगा, रेशो से नहीं कम, इससे कंपैरिजन टेस्ट से हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स वाई जेड है तो फिर रेशो को प्रायोरिटी देते हैं, किसको देते हैं? रेशो को। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, तो आप कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे, और कंपैरिजन टेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये यूएन है, इस यूएन को कुछ ऐसे सरल कीजिए, कुछ ऐसे सरल कीजिए कि उसमें 1/b की घात n की फॉर्म बन जाए, क्या बन जाए? 1/b की घात n की फॉर्म बन जाए, और उसके लिए आपको क्या करना होता है, अंश अर्थात न्यूमरेटर से अधिकतम घात कॉमन लीजिए, हर अर्थात डिनोमिनेटर से अधिकतम घात कॉमन लीजिए और सरल कर लीजिए। देखिए जरा, तो हमारा ये un है, ऊपर से मैं देखो यहाँ n तो है और यहाँ भी मैं 2n कॉमन ले रहा हूँ, तो 2n कॉमन लूंगा तो 4n स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ बच्चों 2n तो आ ही गया, बस इसमें आ जाएगा 1 माइनस 1/2n। अब नीचे से यही काम करो, देखो 2n यहाँ से कॉमन और 2n यहाँ से कॉमन, जब मैं 2n यहाँ से कॉमन लूंगा 4n स्क्वायर, और 2n यहाँ से कॉमन लूंगा फिर 4n स्क्वायर, और 4n स्क्वायर की 4n स्क्वायर में गुणा करूंगा 16n की घात 4। क्या क्या बचने वाला है, देखो यहाँ से 2n कॉमन ले लिया, 1 यहाँ है नहीं तो भाग दे दिया, और होल घात मेरे बच्चों क्या है 2 इंटू 2n तो यहाँ से कॉमन ले लिया था तो 1 यहाँ, और यहाँ 2/2n की होल घात कितना 2, 2 से 2 डायरेक्ट काट दूं बच्चों, क्या रह जाएगा 1/2। अब un इज इक्वल टू जरा चेक करो, 4 चौक 16, n स्क्वायर से घात काटोगे तो 1/4n स्क्वायर, क्या बच रहा है 1 माइनस 1/2n, और ये आपका 1 प्लस 1/2n की होल घात 2, 1 प्लस 1/n की होल घात 2। क्या देख रहे हैं आप कि हमारा un इस रूप में आया कि आगे 1/n की घात p की फॉर्म है। अगर आ गया ऐसा तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर कुछ भी करके ऐसी फॉर्म नहीं आ रही होती यहाँ तो नहीं कर सकते थे अप्लाई। ठीक, अब मेरी बात सुनो, मान के चलिए यहाँ भी n स्क्वायर होता है, यहाँ भी n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाता है, कहते हैं अब क्या करें, अरे भाई कुछ मत करो, नीचे 1 है ऊपर 1 है, 1 तो है नीचे, 1 को n की घात 0 नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, और 1/n की घात 0 1/n की घात p की फॉर्म हो गई, और 0 1 से कम होती है और 1 से कम होती है, तो ये सीरीज डायवर्जेंट समझ में आ गया नहीं? तो ध्यान रखना, अगर यह वेरिएबल टर्म नहीं है x के पद में, एक्स वाई जेड नहीं, तो उस सवाल की 99% संभावना है कि वो कंपैरिजन से हो जाता है। ठीक, और अगर उसका एनवा पद घात फात के रूप में हो, घात बड़ी बड़ी हो, एन घन के रूप में हो, तो कोची रूप को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? तो कोची रूप टेस्ट में un की घात 1/n ही सॉल्व की जाती है। ठीक, और ज्यादा टर्म हो गुणा में भी और घात में भी, तो लॉगरिथमिक टेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है, पर अभी लॉगरिथमिक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमने बताया नहीं तुम्हें लॉगरिथमिक। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, हियर vn इज इक्वल टू 1/, बच्चों 4 नहीं ले रहे हम, ठीक है, 4 को यही रहने देते हैं कांस्टेंट में, हमने ले लिया कितना, बस ये सरल करो। अब क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड इनटू इनफिनिटी un/vn, जरा इसको लिख दीजिए 1/4n स्क्वायर, 1 माइनस 1/2n और 1 प्लस 1/2n की घात 2
और 1 + 1/n ये घात 2 और बटे में 1/n², ये un/vn, लेकिन इस पर लिमिट लगानी है। 1/n² से 1/n² खत्म, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 - 1/2n। बच्चों चैप्टर कठिन लगेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन सवालों में ज्यादा से ज्यादा। देखिए अब ये 1/4 है क्या, ऐसा लिख दीजिए इसको, या तो 1/4 ऊपर ही रहने दो या 1/4, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं। अब n बराबर इंफिनिटी रख दीजिए जहां भी n है, तो 1/4 1 - 0 डायरेक्ट लिख दो, 1 + 0 की घात 2 और ये 1 + 0 की घात 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। 1 में 0 हटाकर 1, ये बनाएगा ये बनाएगा, 1 की वैल्यू में 1, तो रिजल्ट आएगा 1/4। और 1/4 क्या है, फाइनाइट है एंड और नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, फाइनाइट का मतलब निश्चित संख्या है। तो आप क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट हमारा एप्लीकेबल है यहाँ से, है तो कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है। तो अब आप इस टोटल की लिमिट वगैरह नहीं निकालें, बस bn को चेक कर रहे हैं। bn में क्या देख रहे हैं, p2 जो 1 से बड़ा है, इसलिए कन्वर्जेंट समेशन vn, और जब समेशन vn कन्वर्जेंट तो समेशन un भी कन्वर्जेंट। आप थ्योरी लिखेंगे बहुत जल्दी, इसका फोटो खींचिए। मेन रहेगा एनवा टर्म निकालना, अगर एनवा टर्म सवाल में दिया तो समझ लो आधी समस्या दूर कर दी है। खिंच गया फोटो सबका। और देखिए मैं आवाज में, हाँ कुछ कह रही हो, देखिए उस दिन मुझे मैसेज सोहा ने किया था, या सोहा ने नया नंबर ऐड करवाने के लिए, तुमने सोहा ने, मैं भूल गया, आज कर दूंगा ऐड। ओके तो मैं लिख के कर दिया, ठीक है। देखिएगा अब आपको क्या लिखोगे यहाँ, अब सिंस में लिखो, डाल लिखो समेशन bn क्या है, समेशन 1/n² इक्वेटिंग समेशन 1/n² टू समेशन 1/n की घात p, p बराबर 2 जो 1 से बड़ा है। सो y p टेस्ट, सो y p टेस्ट के द्वारा समेशन bn इज कन्वर्जेंट एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा, देखो शॉर्ट में लिख दिया कंपैरिजन टेस्ट, आगे से लिखूंगा सीटी, कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इफ समेशन bn इज कन्वर्जेंट देन तब समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट, hence given series is कन्वर्जेंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस यही लिख दिया और शॉर्ट में लिख दिया। आपको आंसर इस तरीके से थ्योरी लिखकर ही देना है, लास्ट तक सब कुछ लिखना है। अब फाइनल आपने इसका फोटो उतार लिया है, मत खींच लिया है, ये चीज अपने आप लिख लोगे, और खींचना हो तो खींच लो, जिसको करना है। पिछले सवाल में भी तो लिखा था ऐसी थ्योरी, उससे कर लेना, कर दो बच्चों, और अगर खींच रहे हो तो खींचो, मैं तो नीचे से रख कर रहा हूँ। दो सवाल हो गए बच्चों, एक और सवाल कर देते हैं कंपैरिजन से, और एनवा टेस्ट निकालना जिसमें पड़े उसको। बच्चों एग्जाम उसमें चित्रा वगैरह में तो ऐसा सवाल है नहीं, शायद डायरेक्ट ऐसे जिसमें एनवा टर्म दे रखा है। आप सबके पास बुक होगी है, तो अगर बुक है तो जरा स्टार्टिंग के सवालों में ही एनवा टर्म निकालना पड़ रहा है, बाकी सब में तो है।
तो पहले से लेकर 5 तक में किस सवाल में निकलवाओगे एनवा टर्म, जरा बताओ। 5 में, पर गारंटी ना भाई कंपैरिजन का बने, हो सकता है कुछ रूट का बन जाए, है ना। चलो जिसका भी बनेगा करना तो है ही, कोची का भी करना है, आज रेशो का भी करना है। 5वां लिखिए, √2 माइनस का 1 और बटे 3 की घात 3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 और बटे 4 की घात 3 माइनस 1 √4 माइनस 1 5 की घात, ऐसे इतने ही बहुत है। अब इसका हमें एनवा टर्म निकालना है, इसका क्या निकालना है, एनवा टर्म निकालना है। तो आप लिखोगे nth टर्म un इज इक्वल टू, nth टर्म un इज इक्वल टू। चलिए बच्चों जरा दिमाग लगाइए कैसे बनाओगे। देखिए पहला पद लिख रहे हैं न्यूमरेटर का, यहाँ इसमें भी अंडर रूट, इसमें भी, तो जाहिर सी बात है एनवा टर्म लिखेंगे उसमें भी अंडर। पहले पद में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, या तो निकाल लो समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी बन रही है, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो पहले पद में 2 है, 1 ज्यादा है 1 से, दूसरे पद में 3 है, 2 से 1 ज्यादा है, तीसरे पद में 4 है, 3 से 1 ज्यादा है, तो एन में पद में भी n से 1 ज्यादा होगा ना, n+। और अगर नहीं आ रहा तुम पे तो 2 3 4 का एनवा पद लिख दो और निकाल दो। देखिए पहले पद में भी है 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, तो एन में भी 1, सब में माइनस है तो इसमें भी माइनस, एन में 1 क्योंकि सब में 1 है ना। अब नीचे आते हैं, पहले पद में 3 की घात 3, दूसरे में 4 की घात 3, तीसरे में 5 की घात 3, घात 3 सब में है, एन में भी घात 3। अब यह देखो पहले में 3 की घात 3 मतलब 1 से 2 ज्यादा, दूसरे में 4 की घात 3 मतलब 2 से 2 ज्यादा, तीसरे में 5 की घात 3 मतलब 3 से 2 ज्यादा, मतलब कोई सा भी पद ले रहे हैं हम 2 ही ज्यादा, तो n में n से 2 ज्यादा, n+2 की घात। और बच्चों पहले -1, दूसरे -1, तीसरे -1, तो मेरे बच्चों n में भी कितना माइनस, ये भी कंपैरिजन से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो n यहाँ से भी कॉमन आ सकती है, तब यहाँ से भी कॉमन आ सकती है, होल घात के रूप में ये सवाल है। अब जरा देखें, और आप जब लगे कि सर जी अब तो हम कर लेंगे तो छुड़वा सकते हैं, बस मैक्सिमम फॉर्म बना दे रहा हूँ। इसमें से n कॉमन लें, अधिकतम घात कॉमन लेंगे, तो बच्चों आप देख रहे हैं n कॉमन लेंगे बट अंडर रूट के अंदर से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1/n और माइनस ये भी कितना आपका 1 और बटे, इसमें से n कॉमन लें, ऊपर घात 3 है, n की घात 3, यहाँ 1 + 2/n की घात 3 -1। अब जरा इसको थोड़ा सही लिखते हैं। देखिए n की घात 1/2 ऊपर से लेते हैं कॉमन, तो ये 1 + 1/n की घात 1/2 लिख दिया मैंने, और बच्चों यहाँ से भी तो कॉमन आएगा, अब यहाँ है नहीं तो बटे में लिख जाएगा कितना 1/n की घात 1/2, n की घात 1/2। समझ में आ गई होगी, कॉमन का मतलब होता भाग देना। देखो कॉमन ले रहे हैं n की घात 3, यहाँ लिख दिया, यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ भाग देंगे ये आ जाएगा। अब इसको और इसको सरल कर लो जरा, un इज इक्वल टू, बच्चों ये 1/2 तो ये 3 सब नहीं बताएंगे विशाल। इसको सरल करने के बाद क्या बचेगा, जरा प्रकाश डालना, इसका मान क्या आएगा, n की घात 1/2 बटे n की घात 3। जरा बताना, यार ये चीज 6ठी क्लास में और 7वीं में सिखाई जाती है। अरुण तुम बताओ कितना आएगा,
ना बता यार, काय बीएससी में एडमिशन है मुझे, मैं पूछ लेता हूँ ना, बस मुझे गुस्सा आ जाती है। मैं अब कल से बच्चों बिल्कुल नहीं पूछूंगा। नहीं घात की घात ऊपर ज्यादा है या नीचे ज्यादा है? नीचे ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा होती है उधर ही कम घात को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे है 3 माइनस 1/2 और घट जाएगी 3 से भी गया 5/2। सुन ली मैंने 5/2 पर बहुत देर बाद बोली तुमने, जब मैं इन पे आ गया था तब बोली। तो बचेगा 1/n की घात 5/2। अरे जिधर कम घात है उस घात को जिधर ज्यादा उधर पहुंचा दो, और जहां कम है वहां 1 लिख दो बस। अगर कोई कांस्टेंट है गुणांक में तो वो अपनी जगह लिखा रह जाएगा। एक बात बताऊं तुम लोगों को, हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, इंडिया में बहुत अवसर है नौकरी, पर हम बेरोजगार क्यों हैं? हमारी खुद की और हमारे घर वालों की कमी होती है। घर वालों की कमी इसलिए कि वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते, क्या उनका बच्चा किस काबिल है, किस योग्य है, और अपनी इसलिए क्योंकि हम दूसरों की होड़ा होड़ी काम करते हैं, हमारा जो दिमाग सहन करता है उस पर नहीं करते हैं। तुम दोनों बीएससी लायक नहीं थे। अगर तुम बीए में एडमिशन लेकर और तुरंत तैयारी करनी शुरू कर देते, तुरंत मतलब बीए में एडमिशन लिया और तैयारी करनी शुरू कर दी, अब हाइट तुम्हारी इतनी ज्यादा है नहीं तो तुम क्लर्क की कर सकते थे, बैंक में भी क्लर्क होता उसकी कर सकते थे, और निश्चित मानना 3 साल अगर तुम ऐसे ही करते तैयारी, जैसे बीएससी में एक अच्छा बालक मेहनत करता है, तो बीएससी वालों से पहले तुम कामयाब हो जाते। पर हम चलते होड़ा होड़ी देख के, तो उसने बीएससी में एडमिशन लिया, मैं भी बीएससी में एडमिशन लूंगा। चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने क्या नाम है पैर उतने जितनी चादर लगती है। बच्चों ये क्या हो जाएगा, n की घात 5/2, पैर उतने फैलानी चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो, नहीं तो बाहर निकलेंगे ही। मैं इसीलिए बुरा हूं क्योंकि मैं मुंह पर कहता हूं जो मुझे कहना होता है, पीछे मुझे कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारे साथ साथ में घर वालों की भी गलतियां मानता हूं, बच्चों के साथ साथ, तुम्हारा नहीं, स्टूडेंटों के साथ साथ। अब देखिए कौन सी फॉर्म हो गई, यहां से bn हम कर सकते हैं 1/n की घात 5/2। अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि टेस्ट कन्वर्जेंट है, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ घात p का मान 1 से बड़ा है, बट नहीं लिखेंगे, हमें टेस्ट बताना पड़ेगा। लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn, यहाँ के बाद आप स्वयं करेंगे डू योरसेल्फ। बच्चों कंपैरिजन का ही बना। अब देखना है हमें कोच्चि का सवाल, कोच्चि रूट का सवाल मेरे हिसाब से छठा बनेगा। तो मैं एक ऐसा सवाल लेता हूं जो पेपर में आया हुआ हो, कोई कोच्चि रूट टेस्ट का सवाल जो पेपर में आया हुआ हो। आवाज ना बने भाई। इसी से देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल में, इसमें सॉल्व जो है आसान हो रहे हैं कोच्चि रूट टेस्ट के सवाल। देखिए, और ऐसा ही सवाल ले लेते हैं जिसमें इन्वर्टर का यूज हो।
बच्चों सवाल नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज का ही 6 सवाल देखिए। मेरे हिसाब से इसमें रूट बन जाना चाहिए। कल जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, वो पहले ही हिसाब से जो फॉर्म बनेगी उसी को बताऊंगा। मतलब 3 ही सवाल बताने मुझे हर फॉर्म के, केवल 2 इंटू 2 की घात 1 बटे कितना 100, 1/3 इंटू 3 की घात 1/100। बस सब में ही 100 बन गई। चलिए देखते हैं जैसा भी बनेगा करेंगे। अब तो लिख दिया है। देखिए बच्चों, सीरीज बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको एनवा टर्म चाहिए, कहां से बनेगी। देखें यहाँ 1 है, क्या है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3, चौथा पद 4। तो एनवा पद अगर हम करें तो मतलब पहला पद तो इसमें भी बना। देखो यहाँ भी दूसरे पद में घात 1, यहाँ भी घात 1, इसमें भी घात 1, तो इस पर भी घात 1। अब देखो यहाँ दूसरे पद में यहाँ भी 2, तीसरे में यहाँ भी 3, तो यहाँ भी है। और सभी पदों में घात 1/100, 1/100, तो इसकी भी घात 1/100। अब फॉर्मूला आपका बन रहा है, मतलब एनवा टर्म निकाल रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, दी गई सीरीज का एनवा टर्म। और दी गई सीरीज का एनवा टर्म मेरे बच्चों यूएन से लिख रहा हूं। देखो पहले पद में भी 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, चौथे में भी 1, सब में 1। ठीक, अब पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो एन में सब में घात 1 है यहाँ। अब देखिए यहाँ भी 1, 2, 3, तो इसमें भी n, और घात सबकी 1/100, तो इसकी भी घात 1/100। ये तो सवाल बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान बन गया, इसमें तो टेस्ट ही नहीं लग रहा कोई भी। n की घात देखो, आधा जब एक सा होता है तो घात जोड़ दी जाती है, और जब हम घात जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो ये हो जाएगी 1 + 1/100, मतलब 100 1/100। तो सीरीज हो जाएगी समेशन यूएन। बच्चों ऐसा सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाए तो फिर क्या नहीं, ना इसकी कंपेयर कर दो। इक्वेटिंग टू, आवाज नहीं बच्चों, इक्वेटिंग समेशन 1/n की घात 101/100 की 2 समेशन 1/n की घात p से। तो p क्या है आपका, p है 101/100 जो 1 से बड़ा है। सो बाई p टेस्ट, p टेस्ट के द्वारा, सो बाई p टेस्ट के द्वारा गिवन सीरीज इज कन्वर्ज। फोटो क्लिक कीजिए। अब बच्चों एक ऐसा सवाल बताने जा रहा हूं मैं जिसमें कंपेयर वो रेशो टेस्ट भी यूज हो रहा है और आपका कोची रूट टेस्ट भी हो रहा हो, मतलब बड़ा सवाल ही लेना पड़ेगा। और भाई वो सवाल देख रहा हूं मैं जैसा भी, आवाज नहीं, कोची रूट टेस्ट में कम हुए सवाल। चलिए आपकी एक्सरसाइज में है, इसमें नहीं दे रखा मॉडल में कोची रूट टेस्ट से सवाल। एक्सरसाइज से लेना पड़ेगा हमें। चलो भाई एक्सरसाइज से ही ले लो। आवाज बंद। देखिए मुझे जहां तक दिखाई दे रहा आपका सवाल नंबर एक्सरसाइज का 12, 13,
14 ये कोची रूट टेस्ट के सवाल हैं। तो मैं आपका सवाल नंबर ले रहा हूं 12। क्या है बच्चों? समेशन 1 प्लस 1 बटे n की होल घात n स्क्वायर। तो un क्या है आपका? ये। अब देखो आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता चल गया कि कोची रूट टेस्ट का सवाल है? मैं पहचान बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। जब घात जो है n के रूप में हो, इसके रूप में हो n के रूप में, तो हम प्रीफरेंस कोची रूट टेस्ट को देंगे क्या हमारी घात n स्क्वायर n के रूप में है। तो ये un है, तो हम किसकी लिमिट निकालेंगे बच्चों? un की घात 1 बटे n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बटे n की होल घात इतना, और इसकी होल पावर कितना? अब इसकी घाती घात में गुणा करूंगा, n रह जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या? e। क्या है इसकी वैल्यू? e। और e का जो मान फाइनाइट तो होता है लेकिन 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। देखिए इसलिए बाई कोची रूट टेस्ट CRT, कोची रूट टेस्ट के लिए लिखूंगा CRT, कोची रूट टेस्ट के द्वारा द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। बच्चों कोची रूट टेस्ट का सवाल अगर है तो वो छोटा ही होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया सबके में। अब हम एक सवाल लेते हैं स्वतंत्रता पूर्वक बड़ा सा, आपके इससे ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो सवाल आए हैं पेपर में आए हुए ही हैं। इसमें रेशो टेस्ट लग रहा है। अच्छा बच्चों रेबीज टेस्ट इसको नहीं ले रहे क्योंकि इसमें रेबीज का भी यूज हो रहा है। केवल आवाज नहीं, भैया एक्सरसाइज से लेना पड़ेगा क्योंकि चित्रा में जितने भी सवाल दे रखे हैं सबके कंबाइंड टेस्ट से सवाल है। कल हम भी आपके कंबाइंड सवाल लेंगे। एक्सरसाइज में पेपर में आया हुआ सवाल देखता हूं बच्चों 20वां। कौन सा? 20वां। अभी नहीं होगा पूरा, पर जितना भी हो जाएगा इतना कर लो। अरे बात नहीं, आपको अभी जाकर आज एक भी सवाल नहीं करना, घर जाकर जो मैं कहूंगा वो काम करना। आवाज नहीं। n प्लस 1 की घात n और बटे n की पावर n प्लस 1 इंटू x की पावर n। चलिए बच्चों ये सवाल दे रखा है, हमें इस सवाल की कन्वर्जेंस का परीक्षण करना है। एक मार्कर आपके पास होगा किसी के, नाम फेंको, हमें फेंक दो। हमें क्या करना है? इसके कन्वर्जेंस का परीक्षण, और कन्वर्जेंस के परीक्षण से पहले एनवा टर्म चाहिए। देखो एनवा टर्म हमारे पास है, भाग्यशाली है हम, एनवा टर्म दे रखा है UN इज इक्वल टू। अगर नहीं दे रखा है तो पहले बनाना सीखना है और मैं सिखा चुका हूं बच्चों। देखिए जरा बच्चों, हमेशा आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा कि जब भी आपके सवाल में वेरिएबल टर्म दे रखा है XYZ कुछ भी, तो आप ना कंपैरिजन को प्रीफरेंस करेंगे, ना कुछ टेस्ट को, और ना आगे जाएंगे डी एलिमेंट वगैरह पर। सबसे पहले आप प्रीफरेंस देंगे रेशो टेस्ट को। किसको प्रीफरेंस देंगे? रेशो टेस्ट। अब जरा देखना, रेशो टेस्ट को जब प्रीफरेंस देंगे तो हमने आपको रेशो टेस्ट में बताया है कि अगर हमारे पास UN है तो हम UN प्लस 1 भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? UN प्लस 1। तो UN प्लस 1 हम निकाल रहे हैं, जहां भी n है वहां n प्लस 1 रख रहे हैं।
तो ये n प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर घात n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे n प्लस 1 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा और x की पावर n प्लस 1। अब हमने दो केस बताए, एक तो बताया un बटे un प्लस 1 करके और एक बताया un प्लस 1 बटे un करके। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी करें, लेकिन इसकी आदत डालने तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये मेथड आगे तक जाकर कामयाब है। अगर आप इसकी आदत डालते हैं तो जो आगे और टेस्ट हो जाएगा ये फेल मान के चलिए। तो जब आपको वन स्टेन टेस्ट, डी मॉर्गन, अल्म्बर टेस्ट और ये जो है आपके रेबिस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट जब लगाने होते हैं तो वहां कैलकुलेशन इससे होती है ना, इससे के द्वारा की गई कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, इसके द्वारा की गई कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, इससे 2-4 लाइन आपकी बच जाती है। तो आप आदत इसकी डालें। और इसमें मैंने क्या बताया तुम्हें कि अगर लिमिट का मान 1 से छोटा तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा बराबर तो डाइवर्जेंट, और अगर इसको लिखते हैं तो 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा बराबर तो डाइवर्जेंट। ठीक है जी। तो चलिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं, और बच्चों लिमिट बाद में, क्योंकि पहले ही ये फंक्शन बड़ा सा है, इसको सरल करते हैं। बी हैव, देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ वो सवाल करने होंगे जिन पर मैं आपको निशान लगाऊंगा, और निशान लगाए जाएंगे कल। आज तो बस 2-4 सवालों पे निशान लगाऊंगा मुश्किल से, और हो सकता है ज्यादा पे भी लगवा दूं। n प्लस 1 की घात n बटे n की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स की घात n, ये चीज इसके साथ ये हो रही है आपके नीचे n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू n की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 की पावर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 की पावर n, और ये होगा मेरे बच्चों x की पावर n प्लस 1 बटे x की पावर n। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ यही चीज लिख दिया हमने, आवाज नहीं करें बिल्कुल। अब सरल कीजिए, n यहाँ से कॉमन, यहाँ पे अकेला है ही, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन लीजिए। n जब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम तो n की पावर n प्लस 1 आ जाती है प्राची, और प्राची और प्रिया 1 प्लस ये 2 बटे n की होल पावर n प्लस 1 रह जाती है, और ये जो की तो n की पावर n प्लस 1 और बटे में यहाँ से कॉमन ले रहे हैं n, पावर कितनी है n प्लस 2, इसकी भी पावर n प्लस 2, और बचेगा कितना 1 प्लस 1 बटे n, और यहाँ से n कॉमन लेंगे, ऊपर घात n की पावर n, और बच्चों n की पावर n बचा क्या 1 प्लस 1 बटे n की होल पावर n है। एक मिनट चेक करता हूँ। अच्छा, इसकी पावर n प्लस 2 है, और ये क्या बचेगा x बच जाएगा, क्योंकि ऊपर घात ज्यादा है ना, x की घात n इंटू x की घात 1, x की घात 2, x की घात n। अब देखें n की पावर ये कितनी हो जाएगी 2n प्लस 2 हो जाएगी है, और इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो ये भी 2n प्लस 2 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काट दिया मैंने। आप एक स्टेप बढ़ा सकते थे, n की घात इसको 2n प्लस 2 और नीचे भी n की घात 2n प्लस 2 करके कर सकते थे। जो बचा वो क्या है, देखो ये 1 प्लस 2 बटे n की पावर n प्लस 1। आप देख रहे हो ये बेस सेम है, इसको हम यहीं पे करके चल सकते थे, पर मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया का बेस सेम है। चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 बटे n की होल पावर 2n प्लस 2 इंटू x, सरलतम रूप आ गया। बच्चों ऐसा करते क्यों पता है तुम्हें, n आप देख रहे हैं हर जगह हम बटे में ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब n की लिमिट रखी जाती है तो वो इनफिनिटी आता है, 1 बटे इनफिनिटी 0 तो मिलता। अगर हम इसको बिना सरल करे लिमिट रख दे तो इनफिनिटी बटे इनफिनिटी हो जाएगा। अब आप एक बात और देखें, इस पर हम लिमिट लगानी है, और ये वैल्यू है हमारी un प्लस 1 बटे un की। लिमिट लगाइए,
3 मान आने चाहिए। अब वो लॉग के लिए लिखवा दूंगा, लॉग में जरूरत पड़ेगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 बटे n की पावर n + 1 बटे 1 + 1 बटे n की पावर 2n + 2 इंटू x। अब बच्चों अगर मैं यही डायरेक्ट लिमिट रखता हूं तो बात बैठ रही है गड़बड़ में। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी रखूं तो ये 1 आएगा और 1 की घात इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला है, ये भी यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीक्वेंस में पढ़ाया था। क्या अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1 + 1 बटे n की घात n और यहाँ a है तो e की घात a बन जाता है। ये कुछ उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसकी लिमिट अलग और इसकी लिमिट अलग। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 बटे n की पावर n + 1 और बटे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n की पावर 2n + 2 और बच्चों ये x इंटू है। ठीक है, अब आप पहले फोटो क्लिक कर देंगे बहुत जल्दी। तुम्हारी इस 1 महीने में 3 महीने की बराबर पढ़ाई करवा दूंगा। अब लगाओ कैसे। 2 घंटे की क्लास चलेगी, एक आध दिन परेशानी है, आदत नहीं पड़ी हुई अभी मुझे, तो 8 बजे पहले ही आ जाया करूंगा मैं। तो 2 महीने तो 2 घंटे की क्लास के हो गए और 1 महीने कहाँ अंतर निकलेगा। जब पहले पढ़ाते थे बच्चे साथ की साथ उतारते थे, अब उतारना नहीं खत्म है। आगे बैठ जाओ अंदर ही। चलिए आप फोटो खींच चुके हैं, देखिए जरा बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं और बच्चों इसको आप क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1, ये 2 है, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 बटे n की होल पावर n और 1 + 2 बटे n की होल पावर 1 लिख सकते हो इसको आप ऐसा। अब नीचे देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बटे n की होल पावर क्या है, देखिए 2n और 1 + 1 बटे n की होल पावर 2 और इंटू x। जरा इस पर लिमिट अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग। 1 + 2 बटे n की होल पावर है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 बटे n। इस पर आइए जरा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कैसा 1 + 1 बटे n की होल घात n और इसकी होल घात कितना, अरे घात की घात में गुणा हो जाए, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, पर समझाना है मुझे इसलिए समझा रहा हूं। अभी भी एक लाइन, इसकी वैल्यू तो e की घात 2 हो गई क्योंकि इसका मान e लिखवाया, अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्यों? क्योंकि n बराबर अनंत रखूंगा, 2 बटे अनंत 0 0 लेके। इस पर जरा नजर घुमाइए, लिमिट है इसकी, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको इतना लिख सकते हैं 1 + 1 बटे n की होल घात n। अगर इसकी कोई घात है और बाहर लिमिट है तो लिमिट अंदर लेकर इसकी होल घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब नहीं समझे, ऐसे समझिए, लिमिट n टेंडिंग टू y की घात 2 है तो इसका ही मतलब ये भी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी y की लिमिट की घात 2। ठीक है जी, अब यहां रख दोगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये मान क्या आपने e का नहीं पढ़ा जो ब्रैकेट के अंदर है और ऊपर लग रही है स्क्वायर, तो e², एकल e², ये भी e² और ये e² एकल e² इंटू x, e² से e² घटा, क्या बच गया बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1 बटे un
और इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब भाई मेरे, हमने जो रेशो टेस्ट पढ़ाया है उसमें आपको क्या पढ़ाया है जरा बताना मुझे। हमने आपको पढ़ाया है कि जब लिमिट स्क्वायर मान लो एल का मान 1 से छोटा है इस स्थिति में तो कन्वर्ट, इस स्थिति में जो ऊपर लिया है हमने un+1 जब ऊपर लिया है तो, और अगर एल का मान 1 से बड़ा है तो डायवर्जेंट। बच्चों रेशो टेस्ट एक पर फेल होता है, अगर मैं गलती से इज इक्वल टू पे डायवर्जेंट लिखवा चुका हूं तो उसे गलत कर लो। जहां भी बराबर आ जाएगा एक के वहां फेल हो जाएगा रेशो टेस्ट। देखो क्या लिखवाया था मैंने, इज इक्वल टू, उसको गलत कर लो आप। एक पर फेल होता है रेशो टेस्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा फोटो खींचा था, हाँ जरा और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे होता यही है। अरे आवाज नहीं है, देखना रेशो टेस्ट बुक में कहाँ दे रखा है, पेज नंबर 52। देखो पेज नंबर इसका सही लिखा हुआ 52 पे, नीचे लिखा हुआ टेस्ट फेल टू डिसाइड द नेचर ऑफ सीरीज इफ एल इज इक्वल टू 8। यदि एल का मान 1 आ जाता है, लिमिट का मान 1 आ जाता है तो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। अगर किसी चित्रा में या मॉडल में या कहीं एक पर डायवर्जेंट लिखा हुआ तो उसे काट लेंगे। ठीक। रेशो टेस्ट सिर्फ बताता है 1 से बड़े और 1 से छोटे के लिए। अगर 1 के बराबर आ गया तो ये मना कर देता मेरे बस की नहीं है, आगे निर्धारण कैसे करेंगे आप, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अब यहां से आप क्या लिखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट, आवाज नहीं बच्चों, रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, नहीं पहले मुझे क्या लिखना था, इसका मान 1 से छोटा होगा तो, और इसका मान x है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, किसी अगले सवाल में डिटेल में लिख दूंगा, टाइम कम है थोड़ा सा। एंड डाइवर्जेंट इफ x is greater than 1 and test fail जब इसकी लिमिट 1 हो जाती है, और इसकी लिमिट क्या है x बराबर 1। लेकिन करना पूरा है, यहीं छोड़ना नहीं है। x बराबर 1 पर भी बताना है, किसी से भी बताओ कैसे भी बताओ। उसके लिए देखिए इधर से मैं रफ कर रहा हूं, चलिए अब आप x बराबर 1 रख देते हैं। किसमें रखते हैं, जो आपका un था, क्या था un, या आपने जो un+1/un निकाला था उसमें, ठीक है, किसी में भी हम अपना प्रीफरेंस un को देंगे। क्या लिखेंगे, नाउ अब पुटिंग x बराबर 1 इन un, देन अगर हमें जरूरत पड़ी माना un/un+1 की तो हमारे पास है ही सवाल में, भागा थोड़ी जा रहा है कहीं, बाद में रख देंगे, लेकिन पहला प्रीफरेंस un को दो। un इज इक्वल टू, बच्चों x बराबर 1 पर un जरा क्या था मेरे पास, कुछ नहीं है, मिटा हुआ है n+1 होल पावर n, हाँ अपॉन n की पावर n +1 इनटू x की पावर n। ये टोटल है आपका, लेकिन हमें किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है। तो इसमें जब x बराबर 1 रख दोगे बच्चों, यहां लिखोगे x बराबर 1, आपके पास प्राप्त होगा n+1 की पावर n और बट्टे में n+1 की पावर क्या, n+2। अच्छा n की पावर, हाँ n की पावर n+1, और जब मैं यहाँ 1 रख दे रहा हूँ 1 की घात कितना भी हो, 1 ही आएगा। ठीक।